नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी के जीवन और उनके योगदान पर जो दस्तावेज मिले हैं उन पे जरा गहराई से बात कर रहे हैं। ये स्रोत उनके सफर के अहम पड़ावों को दिखाते हैं और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका वो भी। हमारा इरादा है कि इन दस्तावेजों से जो मुख्य बातें हैं वो निकाल कर सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। मोहनदास करमचंद गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। और एक दिलचस्प बात, 1888 में वो वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। ये उनके जीवन में एक काफी अहम मोड़ था। इस पर थोड़ा सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा शायद निर्णायक मोड़ था 1893 में उनका दक्षिण अफ्रीका जाना। दस्तावेज यही बताते हैं कि वहीं उन्होंने पहली बार नस्लीय भेदभाव का सामना किया। वो कड़वा अनुभव था। और दिलचस्प बात यह है कि इसी अनुभव ने उनके सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह उस विचार की नींव रखी। तो विदेश के जो अनुभव थे उन्होंने ही उनके भविष्य के आंदोलनों का रास्ता तय किया एक तरह से। अच्छा, तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि अपने दो सबसे मजबूत हथियार सत्याग्रह और अहिंसा उनका पहली बार इस्तेमाल भी वहीं किया। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि सत्याग्रह सिर्फ चुपचाप सहना नहीं था। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित एक सक्रिय लड़ाई थी, एक नैतिक लड़ाई, अन्याय का सामना करने का एक तरीका, अगर इसे हम बड़े दायरे में देखें तो। यही सिद्धांत उनके पूरे जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, कह सकते हैं, आत्मा बने। फिर 1915 में वो भारत लौटे और फिर तो सीधे स्वतंत्रता संग्राम में ही कूद पड़े। स्रोत कई आंदोलनों का जिक्र करते हैं, जैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह। वहां उन्होंने किसानों को जबरदस्ती नील की खेती से मुक्ति दिलाई। जी हाँ। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन। उसका लक्ष्य था अंग्रेजी शासन के साथ कोई सहयोग न करना, बिल्कुल बंद। हाँ, और चंपारण ने ये दिखाया कि कैसे स्थानीय मुद्दों पर भी सत्याग्रह काम कर सकता है, जबकि असहयोग आंदोलन ने इसे बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। और इसमें वो स्वदेशी वाली बात, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी एक संदेश दे रहा था। और फिर 1930 की दांडी यात्रा, वो नमक कानून के विरोध में 240 किलोमीटर पैदल चलना। यहां बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। दस्तावेज कहते हैं ये सिर्फ नमक कानून तोड़ने की बात नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के अन्याय के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। एकदम सही कहा। दांडी यात्रा ने अहिंसक प्रतिरोध की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। वो तो अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान था, कह सकते हैं। इन सभी बड़े आंदोलनों के पीछे गांधी जी के वही मूल सिद्धांत काम कर रहे थे, सत्य, अहिंसा, स्वराज, अपना शासन और स्वदेशी। ये सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं थे, ये एक बेहतर आत्मनिर्भर समाज बनाने की कोशिश भी थी। लेकिन हाँ, इस असाधारण जीवन का अंत बहुत दुखद रहा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। भारत इस दिन को शहीद दिवस के रूप में याद करता है। हाँ, ये सच है। पर उनकी भौतिक अनुपस्थिति के बावजूद उनकी विरासत, वो आज भी दुनिया भर में जीवित है। भारत में तो उन्हें सम्मान से राष्ट्रपिता कहा जाता है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, अनेकों वैश्विक नेताओं ने उनके अहिंसक संघर्ष के तरीकों से प्रेरणा ली। उनका प्रभाव वाकई भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक है। तो इन दस्तावेजों के आधार पर हमने समझा कि कैसे मोहनदास गांधी महात्मा बने। एक वकील से राष्ट्रपिता तक का उनका वो सफर कितना परिवर्तनकारी था। सत्य और अहिंसा के उनके अटूट सिद्धांत और दांडी यात्रा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व। हाँ, उनकी विरासत और उनकी वैश्विक प्रासंगिकता वो तो निर्विवाद है। उनके विचारों ने दुनिया भर में शांतिपूर्ण बदलाव के आंदोलनों को प्रेरित किया है लगातार। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में, जहां इतने संघर्ष हैं, इतने मतभेद हैं, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत कितने व्यवहारिक हैं। क्या उन्हें आज भी व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से अपनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।